नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम कक्षा 12 का जो एग्रीकल्चर कृषि जीव विज्ञान का जो लेसन पढ़ रहे थे, उसमें कल हम जो पढ़ रहे थे वो पादप प्रतिस्थापन थे और पादप प्रतिस्थापन के लाभ और हानियाँ पढ़े थे। आज हमारा जो यहाँ पर पॉइंट है वो है आनुवंशिक अपवर्तन। क्या है? आनुवंशिक अपवर्तन। आनुवंशिक अपवर्तन। दोनों का संधि विच्छेद करके पढ़ना है अलग अलग। आनुवंशिक का मतलब होता है जेनेटिक्स। क्या होता है? जेनेटिक्स। यानी कोई भी हमारे पास किसी जीन है या वंशांगति के लक्षण होते हैं, उनको अगली पीढ़ी में ले जाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है ना, या जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको अगली पीढ़ी में ले जाना आनुवंशिकता है। तो आनुवंशिक गुण होते हैं, किसी भी पादप प्रजाति हो चाहे कोई जंतु प्रजाति हो, सब में क्या होते हैं? आनुवंशिक गुण उपस्थित होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं। दूसरा हमारे पास शब्द है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है किसी का नष्ट होना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बदल जाना। जैसे मृदा अपवर्तन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मृदा अपवर्तन। तो मृदा अपवर्तन का मतलब होता है हमारे पास ये मृदा है, ये मृदा यहाँ से उठकर इस स्थान पर आ जाती है, तो क्या कहलाता है? मृदा अपवर्तन। अब ये मृदा किस कारण से आती है? यहाँ पर हवा के द्वारा आती है, तो हवा का क्या हो गया? हवा द्वारा अपवर्तन। जल के द्वारा आती है तो क्या हो गया? जल द्वारा अपवर्तन। क्या हो गया? जल द्वारा अपवर्तन। ठीक है। यदि अन्य किसी कारण से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? जंतु या अन्य किसी भौतिक कारक के द्वारा अपवर्तन। ठीक है। तो ये हमारे पास अपवर्तन था। तो अब हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ने वाली बात है कि यहाँ पर हमारा मुख्य पॉइंट क्या है? किसका अपवर्तन है? आनुवंशिक पदार्थों का अपवर्तन। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि हमारे पास कोई जंगली प्रजाति है। क्या है? जंगली प्रजाति। या हमारे पास कोई कृषि फसल है, यानी हमारे पास कोई फसल की जंगली प्रजाति है, या हमारे पास कोई कृषि करने योग्य फसल की प्रजाति है। उन दोनों ही फसलों में, चाहे वो जंगली हो चाहे वो कृषि हो, उन दोनों में किसी कारण से, किसी भी कारण से यदि उनके आनुवंशिक गुणों में धीरे धीरे क्या हो जाती है? कमी आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक अपवर्तन। ठीक है। तो यहां पर लिखो, जब जंगली फसल प्रजाति, जंगली प्रजाति अथवा कृषि प्रजाति में धीरे धीरे क्या हो जाता है? आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन या कमी हो जाती है। क्या होता है? हमारे पास कोई जंगली प्रजाति है चाहे कोई कृषि प्रजाति है, उस प्रजाति में धीरे धीरे क्या होता है? उसके आनुवंशिक गुणों में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो उसे आनुवंशिक अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन कहा जाता है। समझ गए? हमारे पास क्या है, कोई जंगली प्रजाति है अथवा कोई कृषि प्रजाति है,
इसमें धीरे धीरे उसके आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन या कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक अपर्दन कहा जाता है। ठीक है, अब हम ये बात ढूंढेंगे कि आनुवंशिक अपर्दन क्यों होता है, उसका कारण क्या है, या किन किन कारणों से क्या हो सकता है, आनुवंशिक अपर्दन हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आनुवंशिक अपर्दन के कारण। आनुवंशिक अपर्दन के कारण। ध्यान से देख रहे हैं इधर, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे क्या हो सकता है, आनुवंशिक गुणों में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो पहला कारण है वो, यदि हम कोई देसी किस्म है, क्या करते हैं, देसी किस्म है, और उस देसी किस्म के स्थान पर क्या करते हैं, कोई नई उन्नत किस्म उगाते हैं। क्या उगाते हैं, कोई नई उन्नत किस्म उगाते हैं, और देसी किस्म को नहीं उगाया जाता है उस स्थान पर, तो उसके आनुवंशिक गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो देसी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों को उगाया जाता है तो उसमें आनुवंशिक गुणों में क्या हो जाती है, कमी या आनुवंशिक अपर्दन हो जाता है। दूसरा कारण है हमारे पास कोई जंगली प्रजाति है। क्या है, जंगली प्रजाति। यदि हम किसी उन्नत किस्म को किसी जंगली प्रजाति के स्थान पर उगा देते हैं, और उगा देने से वो जो जंगली प्रजाति है, उस जंगली प्रजाति का प्रारूप है या आनुवंशिक गुण या जीन है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो उसे भी क्या होता है, आनुवंशिक अपर्दन होता है। तीसरा है कि बढ़ती जनसंख्या। आपको पता है जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और भूमि की क्या होती जा रही है, जनसंख्या की तुलना में कमी होती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसकी खाद्य आपूर्ति के लिए हमें क्या, अनाज उगाना पड़ता है, बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। अब भूमि रह गई कम, इसलिए उन्नत किस्मों को उगाया जाता है, जिससे तब जाकर क्या होता है, अनाज की आपूर्ति होती है। तो हम क्या करते हैं कि बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए क्या करते हैं, कोई भी जंगल है या चारागाह है, ऐसे क्षेत्रों में यानी पेड़ों को काटकर या जंगली प्रजातियों को काटकर उस स्थान पर क्या करते हैं, खेती करने लग जाते हैं। तो जैसे ही खेती करेंगे वहाँ पर पहले वाली जो प्रजातियाँ हैं, वो पहले वाली प्रजाति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक आनुवंशिक अपर्दन का कारण है। इसके अलावा आप देखते हैं कि जब रेलवे का कार्य चलता है, सड़क का कार्य चलता है, कोई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाती है, या कोई बड़े पैमाने पर कोई भी एक उद्योग धंधा स्थापित किया जाता है, तो उस क्षेत्र में जो भी जंगली प्रजातियां पाई जाती है या कोई कृषि प्रजाति है, उन सबको उस स्थान से क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। जब उसको हटा दिया जाता है तो आनुवंशिक अपर्दन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, पादप पुनर्स्थापन करते हैं। क्या करते हैं, पादप पुनर्स्थापन करते हैं। तो पादप पुनर्स्थापन की क्रिया के समय जब एक प्रजाति को दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और दूसरे स्थान पर ले जाकर उसे उगाते हैं, तो उसके साथ कोई भी खरपतवार चला जाता है, और खरपतवार चला जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ की जंगली प्रजाति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या करता है, जंगली प्रजाति को नष्ट कर देता है। इससे भी क्या हो जाता है, आनुवंशिक अपर्दन हो जाता है। तो यहाँ पर पहला कारण पढ़ेंगे। पहला कारण मैंने क्या बताया कि कोई भी हमारे पास देसी किस्म है, उस देसी किस्म के स्थान पर उन्नत किस्म को उगाया जाता है तो क्या होता है, आनुवंशिक गुणों में क्या आती है, कमी। तो नंबर ए लिखो, जब किसी देसी प्रजाति के स्थान पर उन्नत किस्म को
उगाया जाता है, तो देसी प्रजाति के आनुवंशिक गुणों में या उन्नत किस्म के आनुवंशिक गुणों में कमी हो जाती है। उन्नत किस्म के आनुवंशिक गुणों में कमी हो जाती है। जब आनुवंशिक गुणों में कमी होगी तो क्या होगा? आनुवंशिक अपर्दन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो है कि जंगली प्रारूप क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है। यानी हम किसी प्रजाति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उगा देते हैं तो उसे जंगली प्रजाति होती है, उसका क्या हो जाता है? प्रारूप समाप्त हो जाता है। अनेक जंगली प्रजातियों को दूसरे स्थान पर अथवा उसी स्थान पर उगाया जाता है तो क्या हो जाता है? जंगली प्रारूप समाप्त हो जाता है। तो प्रजाति का जंगली प्रारूप नष्ट हो जाता है। ठीक है। ये कारण हो गया। तीसरा है हमारे पास इसका पॉइंट, बढ़ती जनसंख्या है, उसकी खाद्य आपूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। ठीक है। तो उससे जंगली प्रजातियां नष्ट हो जाती है तो भी क्या होता है? आनुवंशिक गुणों में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। जिसके कारण चारागाहों से क्या हो जाता है? जिसके कारण चारागाहों का निर्माण किया जाता है। चारागाहों का निर्माण किया जाता है तो क्या होता है? आनुवंशिक गुणों में कमी आ जाती है। का निर्माण किया जाता है। चौथा हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करते हैं या कोई रेलवे लाइन स्थापित करते हैं, ठीक है, या सड़कों का निर्माण किया जाता है
तो वहाँ पर अनेक प्रजातियाँ क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जब अनेक प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं तो उनके आनुवंशिक गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों, सड़क निर्माण, रेलवे, बांध, आदि का निर्माण करते हैं, तो क्या होता है, जंगली प्रजातियां नष्ट हो जाती है। जंगली प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, आनुवंशिक गुण में क्या आ जाती है, कमी, नष्ट हो जाती है। पांचवा हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि यदि हम किसी पादप प्रजाति हमारे पास, उस पादप प्रजाति का स्थानांतरण या पादप पुनर्स्थापन करते हैं तो उसके साथ खरपतवार क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, खरपतवार चले जाते हैं। यहाँ पर लिखो, जब फसलों का पादप पुनर्स्थापन करते हैं तो खरपतवारों का भी स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण से क्या हो जाता है, खरपतवार वहां जाकर क्या करता है, प्रजाति को नष्ट हो जाता है। और खरपतवार फसलों के आनुवंशिक गुणों में कमी कर देता है। ये कारण, समझ गए, ये सारे के सारे कारण क्या थे हमारे पास, आनुवंशिक अपर्दन के कारण थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर देख लो, समझ लो, उन्नत किस्मों को उगाया जाता है तो देसी किस्में नष्ट हो जाती है। उन्नत किस्में तो आनुवंशिक गुणों में क्या आती है, कमी। अनेक जंगली प्रजातियों के स्थान पर दूसरी प्रजाति को उगाया जाता है तो भी क्या होता है, जंगली प्रजाति नष्ट हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण बड़े पैमाने पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है तो उसे भी क्या होता है, चारागाहों का इनका निर्माण करते हैं तो क्या होता है, आनुवंशिक गुणों में कमी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में उद्योग धंधे हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं तो भी वनों की कटाई, फसलों की कटाई हो जाती है जिससे भी क्या हो जाता है, आनुवंशिक गुणों में कमी आ जाती है। और जब किसी खरपतवार फसल को ले जाते हैं तो उसके साथ खरपतवार चली जाती है तो वो भी क्या करती है, वह आनुवंशिक गुणों में क्या कर देती है, कमी कर देती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ अगला पॉइंट रहेगा जो आप किताब में सारणी है उससे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें यही बता देता हूँ क्या है उसमें। उद्गम क्षेत्र, उद्गम क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इधर देखना, मैं बता दूं। उद्गम क्षेत्र या उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र का मतलब होता है हमारे पास कोई भी फसल प्रजाति है या किसी पादप की प्रजाति है या कोई जीव जंतु की प्रजाति है, उसका सबसे पहले
सबसे पहले उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी, उस स्थान को क्या बोलते हैं, उस प्रजाति का उत्पत्ति क्षेत्र या उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। समझ गए? यानी किसी भी प्रजाति का वह स्थान जहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई है उसे क्या बोलते हैं, उद्गम क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उद्गम क्षेत्र या उद्गम केंद्र। जैसे मैं यहाँ बता दूं, भारत में चने की उत्पत्ति हुई है। चना सबसे पहले भारत में ही उत्पन्न हुआ था, तो इसका उद्गम केंद्र है। धान है यानी चावल है हमारे पास, इसमें हल्दी है, केला है, आम है, ये सब के सब इनकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई? भारत में हुई। कहाँ पर हुई? भारत में हुई। ऐसे चीन है जो अभी वर्तमान समय में भारत को आंखें दिखा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा कि जब भारत पलटी खा जाएगा तो नक्शे में नहीं मिलेगा चीन। तो चीन में किस किस की उत्पत्ति हुई थी? मूली है, मूली की उत्पत्ति चीन देश से हुई है। बैंगन है, सोयाबीन है, इन सब की उत्पत्ति किस में की गई है? यानी चीन क्षेत्र से हुई है। तो उद्गम केंद्र का मतलब समझ गए? वह स्थान जहां पर किसी प्रजाति की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है, उसे उस प्रजाति का उद्गम केंद्र कहा जाता है। समझ गए? जैसे हमारे यहाँ भारत में धान है, चना है, आम, केला, हल्दी, काली मिर्च आदि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है? चीन है, चीन से सोयाबीन, बैंगन है, सोयाबीन है, इसके अलावा मूली की उत्पत्ति। समझ गए? ये पढ़ने के पश्चात अब इसमें उद्गम केंद्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक उद्गम केंद्र। क्या होता है? उद्गम केंद्र के प्रकार। उद्गम केंद्र के प्रकार। पहला है प्राथमिक। नाम से पता चल रहा है, प्राथमिक का मतलब होता है कि किसी भी प्रजाति, चाहे वो जंगली हो, चाहे उसका कोई सा भी रूप है, ठीक है, पहले उसकी जंगली प्रजाति बनी और फिर जंगली प्रजाति से धीरे धीरे क्या हो गया, फसल प्रजाति बन गई, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक उद्गम केंद्र। ठीक है? वह स्थान जहां पर
सर्वप्रथम जंगली प्रजाति के रूप में फसलों की उत्पत्ति हुई। फसलों की उत्पत्ति हुई तो उसे प्राथमिक उद्गम केंद्र कहा जाता है। समझ गए। दूसरा है ऐसा क्षेत्र जहां पर जो खेती करने वाली फसलें हैं उनके प्रारूपों में क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय उद्गम केंद्र। द्वितीय उद्गम केंद्र। क्या लिखोगे, यानी कृषि हमारे पास कृषि प्रारूपों में विविधता, जब कृषि या फसल प्रारूपों में विविधता पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय उद्गम केंद्र कहा जाता है। समझ गए। आज का हमारा पॉइंट यही था, प्राथमिक उद्गम केंद्र है और द्वितीय, यानी पहली बार जंगली प्रजाति बनी है उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक, और यदि जंगली प्रजाति, फसल प्रजाति या कृषि प्रजाति में विविधता पाई जाती है यानी अलग अलग होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, यानी द्वितीय उद्गम केंद्र। इसके अलावा चीन और भारत के अलावा अन्य देश भी हैं जहाँ पर फसलों की उत्पत्ति हुई थी, उद्गम केंद्र है, वो आप ये किताब में सारणी में आप देखना। ठीक है, आज के लिए हमारा पॉइंट यही है। जय हिंद।